Good morning, Sudha ma'am. मैम। क्लास कर लो, ज्वाइन अब है ना। मतलब मैम क्लास ज्वाइन नहीं है क्या? एक्चुअली एनरोलमेंट रिक्वेस्ट के लिए मुझे बैंक जाना पड़ा था ना अभी। अच्छा। ओके, गुड मॉर्निंग निशा जी। क्लास की क्लास स्टार्ट थी, एक्चुअली 10 बजे टाइमिंग है। एक्चुअली हम लोग आज जो है 13 मिनट लेट हो गए हैं इसमें। ओके, गुड मॉर्निंग आराध्या जी। ओके, तो मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ अभी ना। ओके, इसमें हमने 50 तक क्वेश्चन कर ली थी। जो दूसरा क्वेश्चन है ना, इसमें 50 तक क्वेश्चन हो गए थे हमारे, जो दूसरा क्वेश्चन पेपर था। ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ना जो आज नए जुड़े हैं, उन्होंने इसमें जो आज से स्टार्ट करना है। जो भी आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगी सिर्फ वही तैयार करने हैं आप लोगों ने। पीछे की जो भी 5-10 क्लासेज हो गई है ना, उनको आप लोग बाद में देखना, बट अभी जो चले सिर्फ वही क्वेश्चन लर्न होने चाहिए आप लोगों को अच्छे से। ओके, इसमें है प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था। ठीक है, इसमें है देखिए। ओके, नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, नई राहों का अन्वेषण, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। ठीक है। अब देखिए, वैसे इसका जो आंसर है ना वो सी करेक्ट है। ठीक है, परंतु आयोग ने ये प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण था इसमें, इसलिए इसको क्या किया गया, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है इसका। ठीक है। अब देखिए, जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है, प्रयोगवाद का प्रवर्तक अगे को माना जाता है। ठीक है। उनके अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था, नई राहों का अन्वेषण था। ठीक है। सर, ये क्वेश्चन त्रुटिपूर्ण है, इसको रहने देते हैं हम लोग भी। ओके, नेक्स्ट है गुलाबी बनो कहानी के लेखक कौन है। अब देखिए, गुलाबी बन्नो नहीं है एक्चुअली, ये जो है गुल की बन्नो है। ठीक है। आप लोगों ने पर इस क्वेश्चन को बना लेना है, गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन थे। परंतु इसमें क्या किया गया है, गलत दिया है इसमें। ठीक है। तो जो गुल की बन्नो कहानी है, गुलाबी बन्नो नहीं है, ये है गुल की बन्नो। तो गुल की बन्नो कहानी के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती। ओके। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है ना, सारे रिपीट होके देखना। हमारा जो भी 100% सिलेबस होगा ना, 50% क्वेश्चन तो आप लोगों के इसी से आ जाएंगे। जो भी पीवाईक्यूज है और जो भी एमसीक्यू है ना, 50% क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे, यहीं से आ जाएंगे, आप लोग देखना। ओके, नेक्स्ट है इसमें, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है, ध्रुव स्वामिनी की है, विशाखा की है, स्कंदगुप्त की है, या चंद्रगुप्त की। तो देखिए, जो अलका है वो किसकी है, चंद्रगुप्त की है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक में है अलका।
ओके, अब देख लीजिए चंद्रगुप्त नाटक के बारे में बताया गया है इसमें। अब जो चंद्रगुप्त नाटक है वो किसका था? जयशंकर प्रसाद का नाटक है ये, ठीक है। और कैसा नाटक है ये? ऐतिहासिक नाटक है। अब देखिए इसी, ये जो 52 नंबर क्वेश्चन है, इसी से आप लोगों के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? पहला क्वेश्चन बन गया, अलका नाटक जो है, अलका जो है किस नाटक की पात्र है? तो किस नाटक की है? चंद्रगुप्त की है, ठीक है। अब इससे दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा, जो चंद्रगुप्त नाटक है उसके लेखक कौन है? तो चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इसी से बन जाएगा, चंद्रगुप्त नाटक कैसा नाटक है? ऐतिहासिक है, मनोवैज्ञानिक है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी देखना, आगे यही क्वेश्चन पूछा गया होगा, आगे जो भी हम अभी एक्सरसाइज करेंगे ना, वहां देखना क्वेश्चन आएगा, चंद्रगुप्त जो है नाटक वो कैसा नाटक है? ऐतिहासिक है या मनोवैज्ञानिक है? तो चंद्रगुप्त नाटक कैसा है? ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है। अब देखिए चंद्रगुप्त नाटक में और कौन कौन से पात्र हैं? सिंहरण है, चाणक्य है, चंद्रगुप्त है, सटकार है, आंबिक है, राक्षस है, प्रवर्तक है, सेल्यूकस है, कार्नेलिया, कल्याणी। और ये नाम भी पूछे गए आगे, सेल्यूकस, कॉर्नेलिया, कल्याणी, एलिस है, मालविका, अलका, सुहासिनी। वैसे ये जो चंद्रगुप्त का जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त नाटक भी आगे, तो उसमें भी आ जाएगा, ठीक है। जो भी कंटेंट की क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को जो जरूरी जरूरी नाटक है ना वो भी पढ़ाऊंगी आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि जो नाटक के पात्र है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और कब लिखा गया है? ये 1931 में लिखा गया है। अब देखिए एक ही क्वेश्चन से आप लोगों के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 4 या 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। और इसी से देखो, ये जो जरूरी क्वेश्चन होते हैं ना, इन्हीं के बीच से क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर। वो जो है नेक्स्ट कोई बुक नहीं खोलते हैं, इसी से क्वेश्चन बना लेगा कि चंद्रगुप्त नाटक जो है कब लिखा गया? तो कब लिखा गया? 1931 में लिखा गया, ठीक है। तो इसी से आप लोगों के 4 या 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोगों ने सिर्फ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने बताए वो बनाने हैं आप लोगों ने, ठीक है। या तो कॉपी पेंसिल होगी, अगर आप लोग फास्ट कर सकते हैं तो थोड़ा फास्ट लिख लिया करो, क्योंकि वैसे बाद में आप लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया करो अभी, ठीक है। नेक्स्ट है अशोक के फूल। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? तो अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ओके। अशोक के फूल निबंध के रचयिता, ओके। इसमें बताया गया अशोक के फूल निबंध के रचयिता जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध देखना बहुत बार पूछे जाते हैं, और खासकर तो नेट के एग्जाम में ना बहुत ही बार पूछे जाते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध। इनके अन्य निबंध है, देखिए कुटज है, आलोक पर्व है, विचार और वितर्क है, ठीक है, विचार प्रवाह है। अब इसमें जो जरूरी है देखना, जो पूछे जाते हैं एक्चुअली एग्जाम में, जो पूछे गए हैं और आप लोगों ने पढ़ना होगा तो पढ़ लेना। जैसे कुटज, ठीक है, आलोक पर्व, आलोक पर्व तो अभी एलटी के एग्जाम में भी आया था या पीएचडी में पीछे, जैसे कि आलोक पर्व के रचयिता कौन है? तो कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। विचार और वितर्क हो गए, ये भी पूछा जाता है, विचार प्रवाह भी पूछा जाता है, और साहित्य सहचर भी पूछा जाता है, ठीक है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध। अब देखिए जिन्होंने कंटेंट जिनका कंप्लीट है, जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनको तो याद आ रहा होगा कि ये है, बट कंटेंट की क्लास में ये चीजें हम फिर से पढ़ेंगे। नेक्स्ट आ जाएगी, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, पौराणिक है, या यथार्थवादी है? तो प्रसाद द्वारा रचित इरावती, देखिए जयशंकर प्रसाद के कौन कौन से नाटक है किसी को पता? जैसा सॉरी उपन्यास बोलना था मैंने, जयशंकर प्रसाद के उपन्यास कौन कौन से हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन भी आया था पीछे जैसा एग्जाम में, एलटी की पीछे में भी आया था कि ये किसके उपन्यास है। कंकाल है, तितली है, इरावती है, ये है जयशंकर प्रसाद के उपन्यास, ठीक है। और ये जो इरावती उपन्यास है ये कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक उपन्यास है, ओके, जयशंकर प्रसाद का। अब देखिए प्रसाद द्वारा रचित इरावती का इरावती जो है एक ऐतिहासिक उपन्यास है, और यह इनकी अपूर्ण कृति है। मतलब ये उपन्यास इनका पूर्ण नहीं हुआ है, और ये कब लिखा गया है? 1936 में लिखा गया है, ओके। तो इसी में भी देख लो, 2-3 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के। प्रसाद द्वारा रचित जो है इरावती उपन्यास कैसा है? ऐतिहासिक उपन्यास है, और कब लिखा गया? 1936 में लिखा गया। और जो जरूरी उपन्यास होते हैं ना उनकी डेट्स भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? गोदान, ठीक है, सेवा सदन है, कर्म भूमि भी है,
ठीक है, और शेखर एक जीवनी नहीं है। तो शेखर एक जीवनी किसका उपन्यास हो गया? तो शेखर एक जीवनी उपन्यास किसका है? अज्ञे का है ये, ठीक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास किसका है? अज्ञे का है। तो किसका नहीं है ये? प्रेमचंद का नहीं है। तो इसका क्वेश्चन में जो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है उसमें जो है उसको जो है 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीड़ों पर चांदनी, अर्धकथानक और बाण भट्ट की आत्मकथा। इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? तो कौन सी है इसमें आत्मकथा? देखिए, इसमें जो है अर्धकथानक है। अच्छा, आप लोग बताएंगे मुझे अर्धकथानक के लेखक कौन है? वैसे इसमें आंसर दे ही दिया है साथ साथ में ना। अच्छा, मेरे को आप लोग ये बताइए कि प्रथम आत्मकथा कौन है हिंदी की? हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो कौन है? अर्धकथानक ही है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन गया आप लोगों का, ठीक है। अर्धकथानक जो है हिंदी की प्रथम आत्मकथा है। और अर्धकथानक के लेखक कौन है? अर्धकथानक के लेखक है बनारसी दास जैन। ओके, और देखिए किस भाषा की है ये? ब्रज भाषा की है ये, ठीक है। ओके, तो इसी से अर्धकथानक से ही 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो अर्धकथानक जो है कैसी विधा है? आत्मकथा है, ठीक है। और अर्धकथानक के जो लेखक है वो कौन है? बनारसी दास जैन है। और अर्धकथानक जो आत्मकथा है उसकी भाषा क्या है? अर्धकथानक आत्मकथा की जो भाषा है वो है ब्रज भाषा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए इसमें। अब देखिए, जो कलम का सिपाही है ये किसने लिखी है? कलम का सिपाही जो है ये जीवनी है, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? अमृत राय है, ठीक है। कलम का सिपाही जो है अमृत राय ने जीवनी लिखी है। और किस पर लिखी है? अपने पिता प्रेमचंद पर, ठीक है। अपने पिता पर लिखी है इन्होंने ये जीवनी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इसमें चीड़ों पर चांदनी। बहुत ही फेमस है ये, बहुत ही फेमस है ये, और ये यात्रा साहित्य है, ठीक है। और चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य है। और किसका यात्रा साहित्य है? ये अमृत राय का है। ओके, और नेक्स्ट जो है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये जो उपन्यास है और किसका है? ये हजारी प्रसाद चीड़ों पर द्विवेदी का, ये चांदनी। फेमस। मैम मैम चीड़ों पर हाँ जी, चांदनी ना निर्मल वर्मा की है। हाँ, मैंने क्या बताया? आपने अमृतलाल बोला। सॉरी सॉरी, अमृत अमृत राय राय। बोला आपने। कलम का, हाँ जी। हाँ हाँ, कलम का सिपाही अमृत राय की है। चीड़ों पर चांदनी जो है निर्मल वर्मा की है। और अर्ध हाँ जी। कथानक जो है बनारसी दास जैन की है। और बाण भट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। हाँ, थोड़ा आगे पीछे हो गया होगा। और देखिए, ये जो 4 क्वेश्चन ऑप्शन दिए गए हैं ना, एक्चुअली पता है किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में? अब देखिए, एक क्वेश्चन तो इन्होंने ये पूछ लिया, इनमें से कौन सी स्वीकृत आत्मकथा है? अर्धकथानक। अब देखिए, जैसे 2016 में इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा होगा, तो 2017 में ये क्वेश्चन, देखो इसी से क्वेश्चन बनाएंगे, ये इसी कॉलम से क्वेश्चन बना देता है एग्जामिनर। वो पूछ लेंगे कि बाण भट्ट की आत्मकथा जो है किसने लिखी, इसके रचयिता कौन है। चीड़ों पर चांदनी जो है किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, ये जीवनी है। तो चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? ये हमें पता होना चाहिए। यात्रा साहित्य यात्रा है ये। मतलब यात्रा साहित्य। इसी से ही क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों के, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन आ रहे होंगे ना आपके, उनमें से आप लोगों ने हर चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। जो भी जरूरी है ना वो हर चीज पता होनी चाहिए। अब देखना, बाण भट्ट की आत्मकथा आगे पूछा जाएगा आप लोगों से। चीड़ों पर चांदनी भी आगे पूछा ही जाएगा, किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। और कलम का सिपाही भी पूछा ही जाएगा। मतलब ये जो क्वेश्चन पैटर्न होता है ना एग्जामिनर का, क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन बना लेते हैं ये नेक्स्ट एग्जाम के लिए। ओके, जैसे अब देखिए, इसीलिए जरूरी होता है जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं ना हमारे पास, वो हम लोगों को स्टडी जरूर करने चाहिए। क्योंकि आधे से ज्यादा सिलेबस ना हमारा वहीं से कवर हो जाता है। ओके, जैसे नेक्स्ट है इसमें, अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? तो अर्ध कथानक किस विधा की रचना है? एक्चुअली देखिए, ये जो यहाँ पर जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना आप लोगों को, अब इसमें जो जैसे ये है शायद 2017 का क्वेश्चन पेपर होगा, ये जो भी आया होगा,
ठीक है, 2017 का होगा या 18 का, मतलब इन्होंने 2 या 3 सालों के ना इकट्ठा मैच करके बना दिया है कि आत्मकथा से देखिए ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है। जैसे 2016 में ये आ गया था, 2017 में इस तरह का क्वेश्चन आ गया था। अब देखिए सेम सेम ही क्वेश्चन है ना ये दोनों, लग नहीं रहा है आपको ये क्वेश्चन सेम सेम है? अब देखिए इसमें क्या पूछा गया था, इनमें से कौन सी स्वीकृति आत्मकथा है? तो क्या है? अर्धकथानक है, ठीक है। अब देखिए 2017 में इन्होंने किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया, अर्धकथानक किस विधा की रचना है। अगर हमने जो है 2016 का क्वेश्चन पेपर अच्छे से स्टडी किया होगा तो हमें पता है कि अर्धकथानक क्या था, एक आत्मकथा थी ना। अर्धकथानक जो है एक आत्मकथा थी। तो यही से बन गए क्वेश्चन। देखिए 2016 में कैसे पूछा था, 2017 में इन्होंने किस तरह से पूछ लिया, ठीक है। अर्धकथानक जो है आत्मकथा है। और देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है अर्धकथानक का, ठीक है। अर्धकथानक जो है आत्मकथा है। अब देखिए ये जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर सीरीज करवा रही हूँ, अभी जो कंटेंट की क्लास चलेगी ना हमारी, तो उसके बाद आप लोग कंटेंट की, अब देखिए एक बार मैं अभी करवा दूंगी ये चीजें आप लोगों को, फिर कंटेंट की क्लास भी हमारे साथ साथ ही चलती रहेगी, ठीक है। और जब कंटेंट हमारा खत्म हो जाएगा ना, सारा जो भी हिंदी साहित्य लिटरेचर है खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये सीरीज मैं आप लोगों को फिर से करवा दूंगी, तब जाके आप लोगों को और ज्यादा अच्छे से समझ आएंगी ये चीजें, ठीक है। ओके, अर्धकथानक किस विधा की रचना है? यह आत्मकथा है, ठीक है। अब देखिए इस ये जो है 1641 में जो है जो अर्धकथानक है ना, 1641 में ये रची गई थी। आप लोगों ने ना कॉपी पेंसिल मतलब एक नोटबुक लगा लेनी है, ये जो पीवाईज क्यू करवा रही है, और साथ के साथ करते चलना, ये क्वेश्चन है ना, पेंडिंग नहीं रखना है अपने लिए वर्क, साथ के साथ करते चलो, कुछ एक छूट जाए वो बाद में कर लेना, बट साथ के साथ कर लो। अब ऐसा मत सोचना कि हैंड राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी, आपको समझ आनी चाहिए, आप किसी भी राइटिंग में लिखो, कोई बात नहीं, सुंदर नहीं बनेगी, बस ऐसा लिख लेना कि समझ आ जाए जो भी क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया, फास्ट, थोड़ा फास्ट चल के, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाइए। हिंदी में रिपोर्ताज का आरंभ किस युग से हुआ? तो हिंदी में जो रिपोर्ताज का जो आरंभ माना गया है वो किस युग से माना गया है? प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग से माना गया है, ठीक है। अब देखिए इसका एक्सप्लेन कर दिया है नीचे। हिंदी में रिपोर्ताज का प्रारंभ प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग से माना जाता है, क्योंकि हिंदी में रिपोर्ताज के जनक जो है शिव दान चौहान को माना जाता है। ओके, इन्होंने रूपाभा पत्रिका के दिसंबर 1938 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना है। अब देखिए इससे भी कितने क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों ने बनाना है, हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ कहाँ से हुआ? प्रसादोत्तर युग से हुआ, ठीक है, या छायावादोत्तर युग से, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन सा है? तो कौन सा है? लक्ष्मीपुरा है। तो लक्ष्मीपुरा जो रिपोर्टाज है उसके लेखक कौन है? उसके लेखक कौन है? शिवदान सिंह चौहान है। ओके, तो जो हिंदी का जो प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, ठीक है, वो किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? रूपाभा पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। और कब प्रकाशित हुआ था? 1938 में। और जो भी मैंने 4 या 5 क्वेश्चन बताए ना आप लोगों को, ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हुए ही हुए हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाइए। हमारे नेक्स्ट इसमें हमारी यात्रा। हमारी यात्रा ये यात्रा वृत्तकार कौन है? मतलब रचनाकार ही सोच लो। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार कौन है? मतलब किसने लिखी है ये? तो ये किसने लिखी है? लोचन प्रसाद पांडे ने लिखी है, ठीक है। हमारी यात्रा के रचनाकार कौन है? लोचन प्रसाद पांडे है। ओके नेक्स्ट है इसमें, बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। तो कौन कौन से हैं देख लीजिए इनके रेखा चित्र। पहला इसमें रेखा चित्र, सेतुबंध, उपयुक्त दोनों या स्मारिका। तो बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन कौन से हैं? रेखा चित्र भी इनका रेखा चित्र है और सेतुबंध भी इन्हीं का रेखा चित्र है। ओके, उपयुक्त दोनों इनके रेखा चित्र है। ओके नेक्स्ट आ जाइए।
अमिट रेखाएं रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? जो अमिट रेखाएं लिखी है, देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये अमिट रेखाएं। तो जो अमिट रेखाएं हैं संस्मरण नहीं है, ठीक है। और इसके जो है विष्णु प्रभाकर भी नहीं है, इसके जो रचनाकार है वो है सत्यवती मलिक, ठीक है। सत्यवती मलिक है, ठीक है। और ये कब लिखा गया? 1951 में लिखा गया है। और विष्णु प्रभाकर ने कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में लिखा। और विष्णु प्रभाकर का जो रेखा चित्र है संस्मरण है वो क्या है? कुछ रेखाएं, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं, ओके, 1965 का है। और देखिए नेक्स्ट है इसमें देवेंद्र सत्यार्थी का। देवेंद्र सत्यार्थी का है रेखाएं बोल उठी, ओके। ये सभी संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ओके, जो भी रेखा चित्र है ना, आप लोग ऐसा करना ना, आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल ग्लिटर स्टार अकेडमी तो किया होगा ना सब्सक्राइब? जी मैम। वहां पे मैंने किया है ना, तो हाँ वहां जी पे मैम, देखो, किया। वहां पे आप लोगों ने रेखा चित्र, संस्मरण, आत्मकथा और जीवनी बिल्कुल ट्रिक से और बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हुआ है मैंने वहां पे आप लोगों को। बिल्कुल ट्रिक से याद करवाए हैं, रेखा चित्र है, संस्मरण है, यात्रा वृत्त है, ठीक है। वो वाले टॉपिक वहां से कर लेना आप लोग, ठीक है। अभी अगर आप लोग करना, आप लोग चाह रहे हैं ना कि आजकल अगर करना चाह रहे होंगे तो दिन का एक टॉपिक देख लो वहां से आप लोग, ठीक है। वैसे करवा दूंगी मैं कंटेंट में, बट फिर भी अगर आप लोगों ने एक रिव्यू देना होगा तो वहां से दे लेना। मैंने ट्रिक से वीडियो डाली है उसमें। ओके, आप लोगों को मैं चलो वर्क दे देती हूँ। कल आप लोगों ने जो है संस्मरण वाला याद करके लाना है वहां से, ठीक है। संस्मरण का टॉपिक है, वहां से याद करके लाना है आप लोगों ने, और आप लोगों को याद हो जाएगा, एक या दो बार पढ़ेंगे आप लोग, याद हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है मैम। कल पूछ लूंगा, कल मैं पूछ लूंगी आप लोगों से संस्मरण से कुछ, ठीक है। क्योंकि छोटे टॉपिक है ना, ये आप लोग खुद से तैयार कर लो, और मैंने यूट्यूब में बहुत अच्छी से बताई हुई है वो चीजें। बट चलो उसमें उतनी क्लैरिटी तो नहीं है ना यूट्यूब में, बट फिर भी आप लोग देख लेना, ठीक है। ठीक। ओके, नेक्स्ट है अमिट रेखाएं। अच्छा, अमिट ये हो गया। गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी कौन सी है? तो अब देखिए गांधी की जीवनी, गांधी पर जो है बहुत से लोगों ने जीवनी लिखी हुई है, ठीक है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने गांधी पर कौन सी जीवनी लिखी है? बापू नहीं, करमवीर गांधी भी नहीं, अकाल पुरुष गांधी भी नहीं लिखी है। तो क्या लिखी है? श्री गांधी लिखी है गणेश शंकर विद्यार्थी ने, ओके। अब देखिए तो जो बापू है वो किसने लिखी है? बापू, बापू लिखी है घनश्याम दास बिड़ला ने, ठीक है, 1940 में। और अकाल पुरुष गांधी किसने लिखी है? जैनेन्द्र ने। और देखिए उसमें मैंने आप लोगों को ट्रिक से बताया, जो भी जीवनी है ना, जीवनी भी मैंने ट्रिक से बताई है। देखो मैंने बापू के लिए वहां पे बताया था, आप लोगों ने कैसे याद रखना है कि बापू जो है घनश्याम दास बिड़ला ने लिखी है। अब देखिए बापू जो है किस टाइम के थे? 1940 और 50 के सन के थे ना बापू। और घनश्याम दास की बिड़ला की जो फैक्ट्री थी, ठीक है, जो भी इनकी कंपनी थी वो भी इसी टाइम की थी, 1940-50 मान के चलना है आप लोगों ने, ठीक है। तो घनश्याम दास बिड़ला भी कब के थे? बापू के समय के थे, ठीक है। तो इसी से आप लोगों ने कोरिलेट कर लेना है कि घनश्याम दास बिड़ला भी बापू के समय के थे, तो इसीलिए इन्होंने बापू की जीवनी लिख ली है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें देखिए अकाल पुरुष गांधी कैसे याद रखना है। अब देखिए जब अकाल पड़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सोचते हैं कि जैन से आप लोगों ने बनाने लाए जीन, ठीक है, जीन। जीन जो हम सोचते हैं कि अकाल पड़ा हुआ है, कोई जीन आ जाता है हमारी मदद करने के लिए। अब देखिए जीन के पास पावर होती है ना कि कोई भी 3 विशेष मांग लो। तो इसमें इसको इस तरह से कोरिलेट कर लेना आप लोगों ने कि जब भी अकाल पड़ेगा तो क्या करना है? जब भी अकाल पड़ता है तो आप लोगों ने ऐसा कर लेना है कि जिन से जो है विशेष मांग लेनी है, ठीक है। जिन से हमने विश मांगनी है अकाल में, तो हो जाएगा ना कोरिलेट। अकाल पुरुष गांधी जब भी आएगा तो आपने बस अकाल शब्द देखना, और फिर ये देख लेना कि मैम ने हमें कौन सी ट्रिक बताई है कि अकाल में कौन मदद करता है? जिन मदद करता है, ठीक है। तो जिन से क्या हो जाएगा? जैनेन्द्र बन जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये होगी जीवनी गांधी के बारे में जो थी। ओके, नेक्स्ट है अनुभवों के कितने भेद हैं? भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? करवा दिया ना मैंने रस वाला टॉपिक आप लोगों को। मैम हाँ जी, करवा दिए मैम। आश्रित और एक हाँ दूसरा बोलिए। मैम, दूसरा दिमाग। एक आश्रय ओके, और एक सुंदर आप दूसरा। बोलिए। एक आश्रय होता है और दूसरा क्या होता है?
एक आश्रय होता था, एक आलम्बन होता था, ठीक है, हाँ जी मैम। अनुभावों में। अब देखिए ना, हम लोग कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते हैं, पर जब क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, उस टाइम लगता है हमें पता। तो यही होता है क्वेश्चन आंसर करने का फायदा। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग में प्रेशर पड़ेगा तो हम सोचेंगे, थोड़ा दिमाग घुमाएंगे कि क्या होगा, ठीक है। अब देखो, अनुभाव के दो भेद हो गए, आश्रय और आलंबन। अब ये चीज आप लोगों को याद रहेगी, देख लेना। जो भी हम लोग डिस्कस में पढ़ते हैं ना, जो भी चीजें डिस्कशन में पढ़ते हैं, वो चीजें ज्यादा लंबे टाइम तक याद रहती है। ओके, चलिए इस टॉपिक को मैं ज्यादा नहीं ले जाऊंगी, क्योंकि इसको मैं काव्य शास्त्र में डिटेल में करवाऊंगी। ओके, नेक्स्ट है, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? तो भरत मुनि ने रस सूत्र का नाट्य शास्त्र में किया है, ठीक है। और देखिए नाट्य शास्त्र में इन्होंने विवेचन किया है। उन्होंने देखो वहां पे जो परिभाषा दी थी, विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। और ये सूत्र भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किसने लिखा है, विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति। तो ये भी किसका है, भरत मुनि का है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? वीरों का कैसा हो बसंत में किस रस की सृष्टि हुई है? अब देखिए वीर रस है, एक्चुअली वीर यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। तो देखिए इसी से पता लग रहा है ना, वीरों का कैसा हो बसंत, पंक्ति से पता लग रहा है ना कि कैसा रस होगा इसमें। श्रृंगार तो हो नहीं सकता, विभत्स भी नहीं हो सकता, अद्भुत भी नहीं हो सकता, तो कैसा होगा, वीर रस ही होगा, ठीक है। जैसे वीर रस की देखो यहाँ पंक्ति है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ो सिंह की दहाड़ो। मतलब वीर रस में यही पंक्तियां होंगी जिसमें वीरता की बात होगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है, दुख ही जीवन की गथा रही क्या कहूं जो आज नहीं कही। कौन सा रस होगा इसमें, करुण रस होगा या श्रृंगार होगा, अद्भुत रस होगा या विभत्स रस होगा? करुण पंक्तियों रस से ही होगा पता ना। लग हाँ, पंक्तियों से ही पता लग रहा है कि निराला ने, दुख की बात हो हाँ रही जी, है। दुख निराला की की बात आई हो है रही अपने है। बेटे। हाँ, अच्छा ये मेरे को बताइए, ये पंक्तियां हैं किसकी? मैम निराला की है ना, अपनी हाँ, बेटी के। स्रो समृद्धि, स्रो स्रोत समृद्धि स्मृति की है, की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो देखिए इसी लाइन से आप लोगों के 3 क्वेश्चन जो है हमेशा के लिए तैयार हो जाने चाहिए। पहला तो ये कि किस रस की पंक्ति है, ये करुण रस की है। दूसरा, ये पंक्तियां किसने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। और किस रचना से है ये, स्रो समृद्धि से है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब देखिए पंक्तियां पढ़ी, आप लोग ना नीचे के क्वेश्चन अपने हाथ से या किसी चीज से आंसर जो है हाइड कर दिया करो, ठीक है। जैसे रस का टॉपिक करवा दिया ना, तो ट्राई करो आप लोग पहचानने के लिए। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। श्रृंगार रस की है, हास्य रस की है, कृष्ण रस की है या शांत रस की है, ठीक है। इसमें क्या बोला जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल ही है, ठीक है, और कोई दूसरा मेरा नहीं है, मतलब मैं गिरधर गोपाल की भक्ति में ही क्या हो रही हूँ, लीन हो रही हूँ। तो ऐसी बातें हो रही है, ये शांत रस में ही होती है ये चीजें, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, मेरे भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दूती होई। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई परत परे श्याम हरित दूत होई। इसमें बताया गया है कि मेरी भवबाधा को हरो, ठीक है। इसमें अर्चना क्या बोलते हैं, अर्चना की जा रही है, ठीक है। हे श्याम मेरी भवबाधा को हरो। तो पंक्तियां पहचानिए, श्रृंगार रस की तो ये होगी नहीं, वीर रस को तो ये है ही नहीं, अद्भुत रस की भी नहीं है। तो भक्ति के भाव आ रहे हैं तो क्या हो जाएगी ये, भक्ति रस की हो जाएगी, ठीक है। ओके, अच्छा, निम्न में से कौन मात्रिक, आप लोगों ने ना कल क्लास नहीं लगाई ना छंद की रात को, और मैंने जो है छंद का टॉपिक करवा दिया उसमें। मैंने ना वीडियो सुन लिया आपका, रिकॉर्डिंग। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा, निम्न में से, अब आपने नीचे का आंसर नहीं देखना है, निम्न में से मात्रिक छंद है, पर अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, कंप्लीट नहीं करवाए तो अभी आप लोग। अच्छा बता दीजिए, दोहा चुपाई रोला या सभी, मात्रिक छंद कौन कौन से हैं?
सारे ही मात्रिक छंद होते हैं, ये दोहा भी, चौपाई भी और रोला भी। एक्चुअली देखिए एग्जाम में हमें सिर्फ मात्रिक छंद से ही क्वेश्चन आते हैं, तो हमें वो चीजें पहचान में आनी चाहिए मात्रिक छंद की, ठीक है। ओके चलो, इसको मैं एक्सप्लेन करूं या रहने दूं? रहने देती हूँ ना, क्योंकि ये मैं क्लास में करती हूँ, यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा ना। और आज ये सारे, आज हमारा रस छंद का टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब जिन्होंने नहीं देखी है ना वीडियो, वो देख लेना, क्योंकि आगे वाले नहीं तो समझ नहीं आएंगे आप लोगों को। अच्छा, उसमें आपकी जो छंद का टॉपिक था वो चीजें क्लियर हो गई थी ना निशा जी, आपने देखी है क्लास? हाँ जी मैम, अब 3 प्रकार तीन के छंद। होते हैं ना इसमें, मात्रिक, कौन कौन? वर्णिक और मुक्तक हम्म, होते हैं। असल में हाँ जी। मात्रिक में मात्राओं की गणना की जाती है, वर्णिक में वर्णों की, और मुक्तक में ये मतलब दोनों नहीं होते हैं। मुफ्ती। कोई नियम नहीं होता है। हाँ अच्छा, जी। उसमें मैंने ये दोहा करवा दिया था। हाँ जी, दोहा में मैम ये समझिए मैं कि जैसे कि दोहा में जो होते हैं ना, 13 ये होती हैं इसमें, 13 और 11। अच्छा, हाँ जी। हाँ जी हाँ जी। पहले ओके, तो और मात्राएं तीसरे कहाँ चरण में, से? पहले और तीसरे चरण में जो होती है ना, वो 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं होती हैं। हाँ जी, वही था इसमें, ठीक है। वैसे हाँ जी छंद जो है हम लोग सोचते हैं टफ है। अगर आप लोगों को गुरु और लघु मात्राएं आ गई ना निकालने, तो छंद आप लोग आसानी से पहचान लेंगे कि कौन सा छंद है, ठीक है। मैम, आ गई अब वो। ओके ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट करते हैं इसमें। मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजित बिहारी। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग है? अच्छा, ये आप लोग ना स्क्रीनशॉट ले लो इसका अपने फोन से, क्योंकि छंद वाली क्लास में आप लोग मेरे को बताना, फिर वहां पे आप लोग खुद खुद इसकी मात्राएं काउंट करना, ठीक है। सिर्फ मात्राएं काउंट करने का काम है इसमें आप लोगों को, दोनों पंक्तियों में कितनी कितनी मात्राएं हैं। फिर क्लास में बताना है आप लोगों ने मुझे इसमें, ठीक है। जब क्लास होगी ना उसमें बता देना कि कितनी कितनी मात्राएं हैं। ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे कर दो। हाँ जी। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन भी हो गया था आपका। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य कौन माने जाते हैं? आप लोगों ने क्वेश्चन हाइड करके रखना है, किसी चीज से हाइड कर दो, अपने हाथ ही रख दो स्क्रीन के आगे। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य किसे माना जाता है? पंतजील मैम को, पिंगल। पिंगल को। पिंगल को माना जाता है, ठीक है। और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए जो ये छंद शास्त्र पिंगल द्वारा रचित है, ठीक है। जो छंद शास्त्र है वो पिंगल द्वारा रचित है। यह छंद का मूल ग्रंथ है, यह सूत्र शैली में लिखा गया है। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं हमें हिंदी साहित्य से। अब देखिए ये तो मैंने क्वेश्चन आप इसमें एक, कि जो छंद शास्त्र जो है किस शैली में लिखा गया है। तो छंद शास्त्र जो है सूत्र शैली में लिखा गया है, ठीक है। छंद शास्त्र में छंदों की रचना पद्धति एवं छंद संबंधी गणना इत्यादि का वर्णन किया गया है। पाणिनि द्वारा रचित, अब देखिए यहाँ पर पाणिनि है, तो पाणिनि ने जो है अष्टाध्यायी व्याकरण लिखा, ठीक है। और मनु ने क्या लिखा है? मनु ने जो मनुस्मृति लिखा हुआ है, जो हिंदू धर्म का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, मनुस्मृति। ओके, अब देखिए इससे भी आपके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं ना इससे भी आप लोगों के। एक तो इसमें ये हो गया, देखो छंद शास्त्र के प्रणेता कौन है? पिंगल है। दूसरा इसमें क्वेश्चन बन गया है कि छंद जो है, दूसरा इसमें क्वेश्चन बन रहा है कि छंद शास्त्र जो है किस शैली में लिखा गया है। तो छंद शास्त्र जो है सूत्र शैली में लिखा गया है, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट में देखिए पाणिनि का जो व्याकरण है वो कौन है? अष्टाध्यायी है। और देखना आगे भी ये क्वेश्चन पूछा गया होगा कि पाणिनि के रचयिता कौन है? तो कौन है? पाणिनि, सॉरी, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें ये क्वेश्चन भी आएगा कि मनु ने जो है कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो मनु ने जो है मनुस्मृति लिखा है। और क्वेश्चन इसमें एक और बन रहा है कि हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो कौन सा है? मनुस्मृति है, ठीक है।
ओके नेक्स्ट, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मीटे नहीं है के सूल। ओके इसमें भी देखिए छंद वाला है, अभी रहने दो, आप लोग इसमें मात्रा निकाल लेना बाद में, ठीक है। ओके अलंकार वाला टॉपिक भी अभी नहीं हुआ है हमारा, पर चलो ऐसे देख लो, सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, और कवि खदोत सम जयंतस करे प्रकाश। इसमें कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा, ठीक है, यमक का। यमक अलंकार है इसमें। ओके नेक्स्ट आ जाइए, चरण कमल बंदो हरिराई। ये पंक्ति तो एग्जाम में इतनी बार पूछी जाती है, इसको तो आप लोग रट ही लेना कि यम रूपक अलंकार की है, ठीक है। चरण कमल बंदो हरिराई, ठीक है। अब देखिए चरण कमल बंदो हरिराई तो रूपक अलंकार है, कैसे? देखिए जो रूपक अलंकार होता है इसमें क्या है, उपमेय और उपमान का इसमें वर्णन होता है ना रूपक अलंकार में। हाँ तो ये जो पंक्ति है ये किस अलंकार की है? रूपक अलंकार की है। ओके नेक्स्ट है, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ पन बीच गुलाबी रंग। तो देखिए ये कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें भी उपमा अलंकार है, ठीक है। ये तो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, जो क्या बोलते हैं अलंकारों के, है ना, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ये, और ये एग्जाम्पल पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। ओके चलिए मैं ये वाले टॉपिक अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये टॉपिक हमारे अभी हुए नहीं है। तो आगे देखते हैं, नील गाय में कौन सा समास है? ओके आप लोग बताएंगे कौन सा समास है? मैम इसमें कर्मधारय है, जो उपमेय में उपमान, विशेष विशेष से हाँ संबंध है। ओके इसका विग्रह कीजिए नील गाय का। नीली है जो गाय। हाँ जी नीली है जो गाय, क्योंकि है जो आदि शब्द आते हैं ना कर्मधारय में ज्यादा से ज्यादा और देखिए इसमें उपमान उपमेय संबंध भी हो रहा है, तो इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा? कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? आंसर आप लोगों ने हाइड कर देने हैं जो भी आंसर नीचे दिख रहे हैं। अब देखिए त्रिभुज में त्रिभुज है संख्यावाची शब्द है, तो कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा समास है जिसमें शब्द जो है संख्यावाची होते हैं? द्विगु में होते हैं। द्विगु में पहला द्विगु पद जो समास होता है ना, वो संख्यात्मक संख्यावाची होता है। होते हैं, ठीक है। ओके ओके नेक्स्ट है, महात्मा शब्द में कौन सा समास है? सबसे पहले तो विग्रह कीजिए इसका। महान है जो आत्मा। ओके महान है जो आत्मा, ठीक है। महान है जो आत्मा तो कौन सा हो जाएगा ये? अब देखिए विशेषण महान है जो आत्मा, उपमान उपमेय या विशेषण विशेष से बंद हो रहा है ना, तो कौन सा हो जाएगा? ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट है, प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। वैसे ये संस्कृत का आ गया प्रतिदिनम, पर चलो आप लोग प्रतिदिन का करो, विग्रह कीजिए। दिन दिन के प्रति, प्रत्येक दिन या दिन दिन के प्रति। हाँ दिन दिन के प्रति हो जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट इसमें भाषा विज्ञान का देखो किस तरह से पूछा जाता है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है? और देखिए ये वाले क्वेश्चन आते हैं, और भाषा विज्ञान तो टॉपिक ऐसा है ना जो स्टूडेंट को बहुत ही बोरिंग टॉपिक लगता है, और यहाँ से ही ज्यादा क्वेश्चन स्टूडेंट जो है गलत कर देते हैं। भाषा विज्ञान का जो टॉपिक है ना, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली क्षेत्र में आता है? मैथिली, भोजपुरी, मगही या अंगिका? तो पटना में जो है मगही बोली जाती है, तो भाषा विज्ञान के टॉपिक में करवा दूंगी मैं आप लोगों को। ओके खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी है? प्रेम सागर, नासिकेतो, पाख्यान, ढोला, रामावरू, दोहा या आशय? अब देखिए खड़ी बोली की प्रथम रचना कौन सी है? ये तो वो नहीं थी हरिओद की। खड़ी बोली की प्रथम प्रिय रचना प्रिय प्रवास। ढोल
वो तो आधुनिक युगों में आ गई ना, वो तो आधुनिक काल की है। अच्छा। गद्य और पद्य में भी आते हैं ना क्वेश्चन, गद्य और पद्य में, ठीक है, कि हाँ जी, गद्य हाँ की जी। पहली कौन सी है, ढोला पद्य की। ढोला रा ढोला मारू रा धुआ। ढोला मारू रधुआ की भाषा थोड़ी ना खड़ी बोली है। ओ और जो खड़ी बोली की, अब देखिए एक्सप्लेन किया उन्होंने नीचे, कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा हिंदी खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है, ठीक है। तो खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है। अब देखिए ये चीजें ना बहुत कंफ्यूजन वाली होती है। इसमें तो एक क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हिंदी की प्रथम खड़ी बोली की रचना कौन है, खड़ी बोली की प्रथम कविता कौन है, आधुनिक काल की खड़ी बोली की पहली कौन सी है। देखिए और इन चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो मैं ऐसा करूंगी, ये क्वेश्चन भी करवा दूंगी आप लोगों को कि हिंदी में प्रथम खड़ी बोली में प्रथम कविता कौन है, आधुनिक खड़ी बोली की प्रथम कौन सी है। तो वहां से ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअली मैंने ये चीजें पढ़ी हुई है, पर इस टाइम एक्चुअली मैं भी खुद कंफ्यूज हो गई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम से ना मैंने भी रिवाइज नहीं किया ये चीजें। मतलब ये चीजें ना बहुत बार रिवाइज करनी पड़ेगी। तो मैं ये वाली चीजें भी आप लोगों को अलग से करवा दूंगी, है ना। ओके चलिए, फिलहाल तो ये देख लो, खड़ी बोली की पहली रचना कौन है, छंद छंद वर्णन की महिमा, ठीक है। और अब देखिए प्रेम सागर किसकी रचना है, ये जो प्रेम सागर है ये किसकी रचना है, लल्लू लाल की है ये, ठीक है। 1810 में लिखी गई है। नासिकेतोपाख्यान किसके है, सद्दल मिश्र की है। अब देखो जो प्रेम सागर है, नासिकेतोपाख्यान है, ये सारे जो है बहुत ही फेमस हुए हैं, जो 18वीं शताब्दी में राइटर हुए हैं ये, ठीक है। लल्लू लाल हो गया, मैं सद्दल मिश्र हो गया। किस विश्वविद्यालय में मैं थे ये। हाँ जी। कलकत्ता विश्वविद्यालय। हाँ कलकत्ता विश्वविद्यालय में थे ये, ठीक है। ओके, ढोला मारू दोहा के लेखक कौन है, कुशल लाभ है, 11वीं शताब्दी के, ठीक है। ओके नेक्स्ट आ जाइए, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी। अब देखिए जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं ना, वो कॉन्सेप्ट जब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते लगते हैं ना, तो वहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वैसे देखिए हम लोगों ने आदिकाल बहुत बार पढ़ लिया, भक्ति काल भी कितनी बार पढ़ लिया, ठीक है, छायावाद भी बहुत बार पढ़ लिया। अब कौन सी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं। वैसे कौन सी टॉपिक है आप लोगों को जो लगता है कि आप लोग पढ़ नहीं पाते हो। हम पढ़ तो पाते हैं पर याद नहीं रख पाते हैं। याद नहीं रख पाते एक्चुअली, जो आगे आगे वाले टॉपिक होते हैं ना हमारे, वो तो हम उनको तो हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ लेते हैं ना। जैसे मान लो अभी हमने पढ़ना स्टार्ट किया, एक आधा महीना अगर हमने ज्यादा से ज्यादा मुश्किल आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल पढ़ लिया, बीच में एक दो महीने का गैप दे दिया, तो फिर से हम आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल पढ़ने लग जाएंगे, है ना। बट जो हमारे लास्ट के हो जाते हैं, जैसे उपन्यास कहानी जीवनी वगैरह, ये जो चीजें है ना, इन चीजों को हम लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं। मतलब पढ़ तो लेते हैं एक या दो बार ना, पर ज्यादा लास्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं। एक तो भाषा विज्ञान का टॉपिक हो गया, इसको भी बोरिंग समझते हैं, इसलिए स्टूडेंट इसको पढ़ते नहीं है। और जो काव्य शास्त्र वगैरह होते हैं ना, वो टॉपिक में भी बोरिंग से लगते हैं। तो क्वेश्चन तो इन्हीं से आते हैं ना ज्यादा। और हम सबसे ज्यादा टाइम देते हैं आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल छायावाद, हम इन चीजों को ज्यादा टाइम दे देते हैं पढ़ने में। एक्चुअली हमें जितने भी यूनिट है ना, सारे यूनिटों को इक्वल लेके चलना पड़ेगा, सारी चीजों को हमें बराबर रूप से पढ़ना पड़ेगा। ओके, एलटी का भी इसमें ना नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए उसमें आप लोग क्या चाह रहे हैं कि स्टार्ट से शुरू करें, जो एलटी का बैच अगर स्टार्ट होगा, कि आदिकाल से स्टार्ट करें हम लोग भी। नहीं मैम, आदिकाल से मत करो आप स्टार्ट ना। आप ऐसी चीजों से स्टार्ट करो जहां से मतलब हम पहुंचते नहीं है। हाँ, क्योंकि देखो अगर हम आदिकाल से स्टार्ट करने लग पड़े ना, आदिकाल भक्तिकाल रीतिकाल, मतलब एक महीना लग जाएगा इन चीजों में। वैसे ये चीजें भी मैं करवाऊंगी, ऐसा नहीं है, पर मैं चाह रही हूँ कि पहले जो चीजें आप लोगों की मतलब वीक रह जाती है ना, जो पॉइंट वीक है, पहले उन चीजों को थोड़ा आप लोग स्ट्रोंग करो, उन चीजों को। जैसे एक इसमें भाषा विज्ञान हो गया, ठीक है, भाषा विज्ञान टॉपिक है, वो चीज हो जानी चाहिए हमारी क्लियर। और इसमें जो एक तो कहानियां वगैरह छूटती है ना हमारे बीच में, ये जो हमारा गद्य का छूटता है ना बीच में, कहानियां वगैरह हो गई, एक ये वाला पार्ट, और एक जो पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र। मतलब मैं सोच रही हूँ पहले ये तीन टॉपिक करवा लेती हूँ ना, उसके बाद में फिर स्टार्ट से चल पड़ूंगी। ऐसा ठीक रहेगा।
नहीं मैम आपने पीजीटी के लिए करवाना लिटरेचर की एलटी के लिए? एक्चुअली ना मैं इसमें सारा ही डीपली लिटरेचर करवा रही हूँ, क्योंकि पीएचडी में एक्चुअली एलटी में बहुत ज्यादा डीपली लिटरेचर आता है। और जो भी मैं लिटरेचर करवा रही हूँ ना, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एग्जामिनर ने क्या पूछना है। हाँ जी। अब हो सकता है हम पीएचडी में एक्चुअली पास जाते हैं और भारतीय काव्य शास्त्र इतना डीपली नहीं आता है पीएचडी में, पर फिर भी हम लोग मान के चलते हैं ना, क्या पता क्या पूछ लिया जाए वहां से। हाँ जी। हमें थोड़ी ऐसे ना मैम तो वो दोनों के काम आएगा, चाहे कहीं भी आ जाए, हाँ पढ़ेंगे तो मतलब दोनों में। हाँ मतलब जो भी चीजें चलेगी ना, बस मतलब ये नहीं एक एक या 2 दिन में वो कंप्लीट नहीं होगी, मतलब टाइम लग जाएगा थोड़ा। इतना भी हम इजी लेके नहीं चलेंगे उन चीजों को, है ना। हम ये मान के चलेंगे कि एग्जामिनर डाल सकता है, ये भी डाल सकता है, ये भी डाल सकता है, तो हम लोग तैयार कर लेते हैं ना अपने टॉपिक। हमें क्या, हमें तो हिंदी साहित्य पढ़ना है, हमारा नेट में भी वो काम आ जाएगा, एलटी में भी काम आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो भी साहित्य है ना, क्वेश्चन तो हमें हिंदी साहित्य से ही आएंगे। अब एग्जामिनर के माइंड पर डिपेंड करता है कि उन्होंने कितना डीप लेके जाना है इसको। पर हाँ, जैसे एलटी में थोड़ा सा पैटर्न अलग होगा क्वेश्चन पूछने का, पीएचडी में थोड़ा अलग सा होता है, और जो नेट सेट होता है उसमें अलग होता है, और होता है हिंदी साहित्य ही है सारा। नेट में जो है ज्यादातर मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं और पंक्तियों वाले क्वेश्चन आते हैं और क्रम वाले क्वेश्चन आते हैं नेट में। ये चीजें हम एक्चुअली अगर किसी कठिन चीज की तैयारी कर रहे हैं ना, तो इजी चीजें हमारी खुद ब खुद हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली हम जो मैं जो करवाऊंगी ना, वो मैं नेट के हिसाब से आप लोगों को लेके चलूंगी, नेट के हिसाब से, ठीक है। जो नेट का सिलेबस है उस हिसाब से, मतलब थोड़ा सा डीप लेके जाऊंगी। अब देखिए, अब जब हम नेट की तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, तो नेचुरली बात है हमारा एलटी का और पीएचडी का तो ऐसे ही हो रही है, दो चीजें तो हमारी ऐसे नहीं हो रही है। तो उसी चीज को लेके चलते हैं ना, जो सबसे मतलब लास्ट है, जो सबसे कठिन है, तो आसान चीजें तो हमारी वैसे ही कवर हो जाएंगी ना इसमें। और नेट का सिलेबस आप ऐसा मत सोचना कि बहुत टफ होता है, उसमें कुछ टफ नहीं होता। नेट का सिलेबस हिंदी साहित्य यही होता है। बस इसमें क्या है, नेट में आप लोगों को डेट्स याद होनी चाहिए, कवियों के जन्म परिचय क्रम में पूछे जाते हैं वो याद होनी चाहिए, रचनाओं के क्वेश्चन आते हैं 4-5 क्रम में लगाने को याद हो जाने चाहिए आप लोगों को, क्रम में किस तरह से होते हैं वो प्रैक्टिस होनी चाहिए। और सिलेबस यही है, नेट में बस थोड़ा घुमा के पूछा जाता है, और सिलेबस यही है। और जो नेट की तैयारी कर रहा होगा ना, उसका एलटी और पीएचडी तो दोनों चीजें इसी में कवर हो रही है, उसको जो है और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो नेट का सिलेबस पढ़ रहा है मेरे ख्याल से। ओके, तो हम ऐसा करेंगे ना, जो एलटी का बैच होगा ना, एलटी का तो नहीं मैं बोल सकती, हिंदी साहित्य का ही बोल सकती हूँ मैं, क्योंकि उसमें पीएचडी एलटी और नेट तीनों चीजें हमारी कवर हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो कंटेंट की क्लास है। और जो उसमें मैं आप लोगों को, जैसे एक टॉपिक हो गया तो उसमें एक टॉपिक होगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों का टेस्ट लूंगी उसमें, ठीक है। जैसे एक टॉपिक नाटक का हो गया, फिर उसका टेस्ट लग लूंगी, कहानी का हो गया मैम उसका टेस्ट लूंगी। मैम इसके हाँ लिए हम लास्ट से चलते हैं, हाँ ठीक, हाँ ये ठीक रहेगा। बाकी से भी कर लो ना डिस्कस जी, अब मानते हैं तो लास्ट से चलते हैं। हाँ वैसे मेरे ख्याल से यही ठीक रहेगा ना लास्ट से। चलो हम लोग ऐसा कर लेते हैं ना, जैसे कि थोड़ा हमें कंफ्यूजन हो जाता है, कहानी नाटक उपन्यास इन चीजों में हो जाता है ना थोड़ा कंफ्यूजन। यहाँ से चलते हैं ना हम लोग, या फिर भारतीय काव्य शास्त्र या पाश्चात्य काव्य शास्त्र से, वहां से। मैम काव्य शास्त्र से चलते हैं। ओके, चलो मैं ऐसा करती हूँ ना, सुनो, क्योंकि जी नाटक है, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, अब इनमें जो है आप लोगों को रचनाएं बहुत याद करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा करती हूँ, 2 टॉपिक करवा लेती हूँ, जीवनी, नाटक और संस्मरण, ठीक है। पहले ये टॉपिक करवा लूं 2-3 आप लोगों को, उसके बाद में पाश्चात्य और भारतीय काव्य शास्त्र, और उसके बाद जो भी कहानी वगैरह बचेंगे ना, वो उसके बाद करवाती हूँ, है ना, मिक्स करके चलती हूँ ना। वैसे देखो, आप नाटक कहानी पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहली कहानी कौन है, पहला नाटक कौन है, इस तरह से ना। हाँ जी जैसे मैं मैम। 2-3
2-3 टॉपिक में ये करवा लेती हूँ, उसके बाद भारतीय और पाश्चात्य, फिर भारतीय काव्य शास्त्र करवा लूंगी और पाश्चात्य दोनों साथ में करवाने पड़ेंगे ये। उसके बाद में जो कहानी वगैरह एक्स्ट्रा बच गई वो करवा देती हूँ। फिर उसके बाद चलेंगे हम फिर स्टार्ट से, ठीक है। जैसे हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा है, फर्स्ट यूनिट वहां से स्टार्ट, फिर हम कंटिन्यू चलेंगे, फिर आदिकाल मैम हो मैम जाएगा मैम भक्ति। भाषा से करना शुरू, मैम भाषा वाला टॉपिक छूटता है। हाँ हाँ, शुरू में जैसे कहानी नाटक हो जाएगा, उसके बाद में भाषा विज्ञान आता है पहला टॉपिक, वो करवा दूंगी। फिर आप लोगों को हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा का टॉपिक है वो करवा दूंगी। फिर वही चलेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रतिवाद, प्रयोगवाद, ठीक है। इस तरह से चल पड़ेंगे फिर। तो उस क्लास की टाइमिंग क्या रखेंगे? मैं रखो, बाकी से भी पूछ लो ना, इन मैम इनसे, दूसरे मैम जो भी हैं। सुधा मैम अभी तो एक्चुअली अभी तो इस टाइम एग्जिट हो गए, आप ही हैं फिलहाल इस टाइम। अच्छा मैम, दिन में ये होता है कि फिर दिन में फोन हो जाता है मेरे पास, नहीं तो आके गुड़िया ले लेती है, फिर वो छोटू लड़ाई करता है, मुझे फोन ही नहीं देते। तो कब जैसे रखें टाइमिंग? ये 10 था ना, 10 बजे था ना, उसका रख लो 11 बजे, 12 बजे। आप कब फ्री हो, आप अपनी भी देखना सुविधा ना अपने अनुसार। मैं 12 बजे तक फ्री होती हूँ ना। एक्चुअली अभी हमारे यहाँ छुट्टियां नहीं पड़ी है ना स्टूडेंट को, हाँ सीबीएसई जी। बोर्ड वालों को। इनको 9 या 10 से है अभी छुट्टियां। तो उस टाइम तक मैं एक्चुअली 9 बजे वैसे तो मैं फ्री होती हूँ, पर 9 बजे मुझे स्कूल छोड़ने जाना पड़ता है बच्चों को। फिर कभी मेरा बेटा मुझे आने नहीं देता, तो आधा घंटा वहां लग जाता है मुझे स्कूल में। मतलब मैं 9:30 से भी फ्री होती हूँ ऐसे मॉर्निंग में। पर चलो 10 बजे का रखते हैं, क्योंकि थोड़ा काम वगैरह भी निपटाना पड़ता है ना 1 घंटा स्कूल के बाद। तो दस हाँ बजे जी से हाँ जी, ग्यारह तुम बजे तो ऐसा करते हैं, 10 बजे 10 बजे। में रख ले। 10 बजे से 11 बजे तक एक क्लास हो जाएगी, 11 से 12 दूसरी क्लास हो जाएगी, ठीक है। दो मैम घंटे थोड़ा पढ़ सा लेते गैप, हैं। आधा घंटा ब्रेक लेते हैं ना, 10 से 11 और 11:30 से 12:30 रखते हैं। तो 15 मिनट का, 10-15 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, आधा घंटा ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ जी ठीक है ठीक है। हाँ मतलब 10 या 15 क्यों रख लेंगे। क्लास हमारी अगर हम देख लेंगे ना हमारा सिलेबस कितना है एक दिन के हिसाब से, 10 मिनट की ब्रेक हाँ ले जी लेंगे या 15 मिनट की, फिर नेक्स्ट क्लास। और वैसे मैं टाइमिंग इसमें यही डालूंगी, 10 से 11 और 11 से 12, ठीक है। ठीक है मैम। हाँ जैसे मैं 15 मिनट, 10 मिनट पहले छोड़ दिया करूंगी आपकी पहली जो क्लास होगी, फिर 10 मिनट का ब्रेक और फिर दूसरी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है ओके। मैम, कब से है तो ये? ये होगी फ्राइडे से स्टार्ट है ना। ओके मैम। आज वेडनेसडे है, कल परसों से स्टार्ट हो जाएगी ये भी। ठीक है मैम, मैं आपकी पेमेंट इकट्ठी 1000 रुपया मैं पहली या 2 को कर दूंगी पेमेंट। हाँ ओके, आप बाद में करना, एक से ही करना। अब चलो अभी डेमो सेशन भी होता है ना 3-4 दिन तो। हाँ जी हाँ जी। ओके। ठीक है, बाय मैम। ओके।